हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्राइम और उसके एसेंशियल्स के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे एक मैगज़ीन को, जो कि है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। हम इसमें इसलिए बात करेंगे क्योंकि क्राइम के एसेंशियल्स में से एक पार्ट ये भी है, तो इसलिए इन दोनों को जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, क्राइम के बारे में हम क्या जानते हैं। क्राइम का मतलब होता है, हम उसे जनरल टर्म में इस टाइम ऑफेंस कहते हैं, क्योंकि ऑफेंस ही है जो डिफाइंड है आईपीसी या फिर बीएनएस में। लेकिन क्राइम को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। क्राइम के डेफिनेशन जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कुछ कुछ लोगों की डेफिनेशन, जैसे सर विलियम रसल हरप्रीत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में देखेंगे कि क्राइम को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। फिर हम जानेंगे मिलर की डेफिनेशन और साथ ही स्टेफन की। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे क्या क्या एसेंशियल्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है कि कोई भी एक्ट क्राइम बन जाए। फिर हम बात करेंगे मैगज़िम्स की, उसके बाद स्कूल ऑफ थॉट्स, केस लॉ। देन हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें है कि इंडिया में मेंसरिया किस तरीके से एप्लीकेबल है। इंडिया में यानी कि इंडियन लॉज में किस तरीके से मेंसरिया का रोल प्ले होता है किसी भी एक्ट को क्राइम बताने के लिए। फिर हम बात करेंगे उससे क्राइम मेंसरिया से कुछ रिलेटेड टर्म्स, जैसे कि इंटेंशन क्या होता है, मोटिव क्या होता है और नॉलेज क्या होता है, और ये सारी चीज़ें गिल्टी माइंड से कैसे डिफरेंट होती है। तो चलिए, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन से चीज़ का प्रेजेंट होना ज़रूरी है टू कॉन्स्टिट्यूट एनी एक्ट अ क्राइम। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं क्राइम के, तो सर विलियम रसल ने ये एडमिट किया है कि नो वन हैज़ सेटिस्फैक्ट्री डिफाइंड क्राइम। हरप्रीत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बोला गया है कि क्राइम इज़ अ रिवॉल्ट अगेंस्ट होल सोसाइटी एंड अटैक ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ द डे। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो कि अच्छी नहीं है और जो सोसाइटी के अगेंस्ट में कोई रिवॉल्ट है, जिसको सोसाइटी सही नहीं मानती है, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है। इस चीज़ को क्राइम बोला गया है। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जो नॉन एक्सेप्टेबल थिंग्स है सोसाइटी में, वो क्राइम कहीं ना कहीं क्राइम है हो सकती है। फिर हम मिलर की डेफिनेशन देखेंगे, तो मिलर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि क्राइम क्या होता है। मिलर के अकॉर्डिंग क्राइम एक ऐसा एक्ट है जिसके कमीशन से या फिर ओमिशन से, अगर अगर वो लॉ फॉरबिड कर रहा है, लॉ मना कर रहा है कि इस चीज़ को नहीं करना है, लेकिन किसी पर्सन ने उस चीज़ को कमिट किया, और अगर लॉ कमांड कर रहा है कि इस चीज़ को करना है, ऑब्लिगेशन है ड्यूटी करने की, तो किसी पर्सन ने उसे ओमिट किया। और ये जो हो रहा है, ये जो एक्ट है, या तो कमीशन का या ओमिशन का, ये इम्पोज कर रही है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किए हुए पनिशमेंट से। ऐसा किया जा रहा है कि वो ना करे। यानी हम इसको सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं कि क्राइम का मतलब होता है किसी एक्ट को करना या फिर किसी एक्ट को ना करना। किसी एक्ट को करना से मतलब ये है कि जो कि लॉ फॉरबिड कर रहा है, लॉ मना कर रहा है कि इस चीज़ को नहीं करना है, लेकिन हमने उस चीज़ को कर दिया। और किसी एक्ट को ना करना, यानी कि जो लॉ कमांड कर रहा है कि हमारी ये ड्यूटी है, हमें करना चाहिए, और हमने नहीं किया। तो ये जो लॉ फॉरबिड और कमांड कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये पनिशमेंट के थ्रू कर रहा है। मतलब ये हमें कह रहा है कि हमें पनिशमेंट मिलेगी अगर हम इस चीज़ को करते हैं या नहीं करते हैं, और ऐसे पनिशमेंट जो कि वो इम्पोज करेगी बाई स्टेट। इसको हम एक सिंपल से इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ये एक पर्सन है और हमें पता है कि मर्डर करना मना है। लॉ में मर्डर एक ऑफेंस है और मर्डर करना मना है। अगर किसी ने इसको कमिट कर दिया तो ये क्राइम हो गया। और मान लेते हैं कि हमारी ये ड्यूटी है कि हम इन्फॉर्म करें पुलिस को या मजिस्ट्रेट को किसी भी
किसी भी कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में, और अगर हम यहाँ पे ओमिट कर देते हैं तो ये भी एक क्राइम बन गया। फिर हम बात करेंगे स्टीफन की, जो कि ज़्यादातर स्टीफन के डेफिनेशन यूज़ होती है। तो स्टीफन के अकॉर्डिंग क्राइम एक ऐसा एक्ट है जिसको लॉ ने फॉरबिड किया हुआ है और साथ ही साथ वो सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर रहा है, यानी कि फॉरबिडन बाय लॉ एंड रिवॉल्टिंग मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो क्राइम को हमने समझा कि कहीं भी क्राइम वर्ड को स्टैट्यूट में डिफ़ाइन नहीं किया गया है, बल्कि ऑफेंस व टर्म को डिफ़ाइन किया गया है। ऑफेंस को डिफ़ाइन किया गया है आईपीसी में सेक्शन 40 में और बीएनएस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में। ये रहा हमारा क्राइम और ऑफेंस। फिर हम बात करते हैं क्राइम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं टू कॉन्स्टिट्यूट एनी एक्ट इनटू अ क्राइम। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसमें ये देखेंगे, एक तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। क्राइम यानी कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी एनिमल क्राइम नहीं कर सकता है, न तो कोई एलियन क्राइम कर सकता है। क्राइम जो है वो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकते हैं। दूसरा जो है एलिमेंट है वो है मेंस रिया, यानी कि जिस व्यक्ति द्वारा क्राइम किया जा रहा है वह उसमें मेंस रिया प्रेजेंट होना ज़रूरी है, यानी कि गिल्टी माइंड। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, जिसको हम आगे लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब ये होता है कि क्या एक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा इंटेंशन ही सिर्फ कुछ था कोई क्राइम करने का, या तो वो खुद में ही एक ऑफेंस हो गया। साथ ही साथ वो एक्ट कमिट होना चाहिए, तब जा कर के पता रहेगा ये एक्ट क्राइम हुआ है। और चौथी चीज़ है कि इंजरी कॉज होनी चाहिए। इंजरी को हम देख सकते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ बीएनएस में, जिसमें बात किया गया है इंजरी किसको किसको हो सकती है। या तो इंजरी बॉडी को हो जाए, माइंड को हो जाए, प्रॉपर्टी को हो जाए, रेपुटेशन को हो जाए। यानी कि इन 4 चीज़ जो है दे आर एसेंशियल्स टू कॉन्स्टिट्यूट एनी एक्ट इनटू अ क्राइम। दीज आर ह्यूमन बींग्स, मेंस रिया, एक्टस रिया एंड इंजरी। फिर हम बात करते हैं मैग्जिम्स की। ऐसे कौन कौन से 2 इम्पॉर्टेंट मैग्जिम है जो हमें मेंशन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इफ़ एनी क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट मेंस रिया और क्राइम। The first one is actus not facet reum nisi mens sed rea. It means an act alone cannot be held guilty unless accompanied by guilty mind. इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने, मान लेते हैं अगर ये पर्सन है, इसने कोई भी ऐसा एक्ट किया है जो कि हम मान लेते हैं कि कहा जा रहा है कि ये क्राइम है, तो इसको क्राइम ठहराने के लिए इस एक्ट को इस पर्सन का गिल्टी माइंड होना भी ज़रूरी है। इसका मतलब एक एक्ट खुद में ही क्राइम नहीं बनता जब तक कि पर्सन का माइंड जो है वो भी गिल्टी नहीं हो तब तक। जो हमारा सेकंड है मैक्सिम वो है एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। इसका मतलब हुआ एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज़ नॉट माई एक्ट एट ऑल। ठीक है, तो हम इससे समझ सकते हैं इस मैक्सिम से कि कंसेंट का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर कोई भी पर्सन जो है वो अपने विल से कोई काम कर रहा है तभी हम उसको मानेंगे कि उसने खुद कमिट किया। अगर वो अपने विल से नहीं कर रहा है, उस पर कोई भी कोअर्जन है, फ्रॉड है, किसी भी तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पे मानेंगे कि वो उसका एक्ट नहीं था। तो वहाँ पे उसका मेंस रिया भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। सिर्फ एक्टस रियस से वो क्राइम नहीं बन जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेंस रिया के बारे में बात करना। तो मेंस रिया का मतलब हम देखेंगे तो इसे कहीं भी बीएनएस या आईपीसी में डिफाइंड नहीं किया गया है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है बाय जजेस इन स्टैचुटरी लॉ विदाउट पार्लियामेंट्री सैंक्शन। एंड फॉर दिस रीज़न हम देखेंगे कि इसके 2 व्यूज़ हैं, यानी कि 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि मेंस रिया का मतलब क्या होता है। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड।
तो और ये एक एसेंशियल है टू कॉन्स्टिट्यूट एनी एक्ट इनटू अ क्राइम। तो मेंस रिया को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, इसको जजेस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है बिना किसी पार्लियामेंट्री सैंक्शन के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेंस रिया से रिलेटेड दो थॉट्स हैं, यानी कि मेंस रिया से रिलेटेड दो व्यूज़ हैं। तो तो इससे हमारा निकल के आता है टू स्कूल्स ऑफ थॉट। सबसे पहला स्कूल है सीराज वर्सेस डी रिचर्ड, दूसरा स्कूल है हॉब्स वर्सेस विनचेस्टर कॉरपोरेशन। इसमें जो जस्टिस हैं जस्टिस राइट, इसमें जस्टिस कैनेडी। ठीक है, तो सिंपल टर्म में पहले हम बता देते हैं कि इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट में क्या है। देखिए, हमने ये तो जान लिया कि मेंस रिया कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्ट को क्राइम बनाने के लिए। ठीक है, तो उस मेंस रिया से रिलेटेड उसके रिस्पेक्ट में कई लोगों के कई व्यूज़ थे, यानी कि कुछ लोगों का कहना ये था कि हर एक्ट में मेंस रिया प्रिज्यूम किया जाएगा कि पर्सन का मेंस रिया था, और कुछ लोगों का कहा गया कि जब तक कि स्टैट्यूट नहीं रिक्वायर करेगा मेंस रिया का प्रेजेंट होना, तब तक उस एक्ट को क्राइम हम नहीं बता सकते। तो जो सीराज वर्सेस डी रिचर्ड का केस था, इस केस में ये बोला गया था कि इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज़ इम्प्लाइड अनलेस कॉन्ट्रेरी इज़ शोन। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा मतलब ये था, ये बोला गया था, इसको हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि इसमें ये बोला गया था, मान लेते हैं कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, इसने कोई भी एक्ट किया जो कि हम कह रहे हैं वो क्राइम है। ठीक है, तो इस व्यू के इस केस लॉ के व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम हमेशा हर स्टैट्यूट में मेंस रिया को इम्प्लाइड प्रिज्यूम करेंगे, यानी कि इसको क्राइम, इस एक्ट को क्राइम बताने के लिए हम हमेशा ये प्रिज्यूम करेंगे कि इस पर्सन का मेंस रिया होना भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगर इसका मेंस रिया नहीं है तो ये एक्ट जो होगा वो क्राइम नहीं होगा और हम इस पर्सन को लायबल नहीं ठहरा सकते। और वहीं पे हॉब्स सेकंड व्यू जो था वो था हॉब्स वर्सेस विनचेस्टर कॉरपोरेशन। उसमें ये बोला गया था कि हर स्टैट्यूट को रीड और लिटरली अप्लाइड किया जाएगा जहाँ पे मेंस रिया रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर जो स्टैट्यूट होगा यानी किसी भी जो भी लॉ होंगे वो अगर रिक्वायर कर रहा है कि यहाँ पे मेंस रिया इम्पॉर्टेंट है ना क्राइम के लिए, तभी हम वहाँ पे मेंस रिया को लेंगे, अदरवाइज़ हम मेंस रिया को नहीं मानेंगे। अगर वो खुद में एक एक्ट है, एक्ट को क्राइम हो गया तो फिर हम उसे क्राइम ही मानेंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट केस लॉज आर वर्सेस टॉल्सन और आर वर्सेस प्रिंस का केस है। आर वर्सेस टॉल्सन का और आर वर्सेस प्रिंस का केस। देखिए, ये जो आर वर्सेस टॉल्सन के केस है सब समझ में आ जाएगा। तो पहले व्यू पर बेस्ड आर वर्सेस टॉल्सन, तो इस केस में क्या हुआ था, एक मिसेस टॉल्सन थी और इनके हस्बैंड चले गए थे शिप पर। कुछ साल न लौटने पर इन्हें लगा कि उनकी डेथ हो गई है और इन्होंने सेकेंड मैरिज कर ली किसी और के साथ। एक हम लॉ में पढ़ते हैं ना कि अगर 7 साल के तक कोई पर्सन नहीं दिखाई दिया, नहीं सुनाई दिया नेचुरली, जिनको उनके बारे में पता होता था, तो उनको हम प्रिज्यूम करते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे 7 साल नहीं हुए थे ऑल्दो, और फिर कुछ सालों बाद वो इनका फर्स्ट हस्बैंड जो था वो आ जाता है और उसने इन पे केस कर देता है बाईगेमी का केस कर देता है मिसेस टॉल्सन पर। फिर कोर्ट जो होती है, कोर्ट इनको एक्यूट करती है, एक्विटेड हर, और जो रीज़न देती है वो ये रीज़न रहता है कि मेंस रिया का होना ज़रूरी है एक्टस रियस के साथ, यानी कि एक्टस किसी भी गिल्टी माइंड का होना ज़रूरी है, साथ ही साथ एक्टस रियस। ठीक है, तो यहाँ हमको ये समझ में आ गया कि इस केस में कोर्ट ने ये प्रिज्यूम किया था कि मेंस रिया इम्प्लाइड है, मतलब कि इस बाईगेमी के ऑफेंस में मेंस रिया इम्प्लाइड है, यानी कि मेंस रिया का प्रेजेंट
होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि इनका कोई भी मेंस रिया नहीं था, गिल्टी माइंड नहीं था, नो गिल्टी माइंड। तो यहाँ पे कोर्ट ने इनको एक्विट कर दिया। और अब हम दूसरे केस की बात करेंगे जो कि आर वर्सेस प्रिंस का है। आर वर्सेस प्रिंस के केस में हम ये जो है ये सेकेंड व्यू था उस पे बेस्ड है, यानी कि हम स्टैट्यूट को रीड और अप्लाइड करेंगे लिटरली, बस जो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है उसको देखेंगे। अगर स्टैट्यूट में है कि मेंस रिया चाहिए, इम्प्लाई मेंस रिया रिक्वायर्ड है तो मानेंगे, अगर नहीं है तो नहीं मानेंगे। आर वर्सेस प्रिंस के केस में ये हुआ था कि जो भी प्रिंस था इस पे चार्ज लगा हुआ था एक 16 साल की लड़की को उठा ले जाने का, उसके आउट ऑफ पोजेशन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने इसको कन्विक्ट किया था और यहाँ पे इसने डिफेंस लिया था ये कि इसको उस विक्टिम के एज के बारे में नहीं पता था, उसे लगता था ये 18+ होगी और देखने में भी ऐसा लग रहा था कि वो 18+ है। तो कोर्ट ने इसको तब भी कन्विक्ट किया क्योंकि यहाँ ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस था, यानी कि इस केस में मेंस रिया की बात नहीं की गई थी, मेंस रिया रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए यहाँ पे इसे कन्विक्ट कर दिया गया था। तो ये हमारा हो जाता है सेकेंड व्यू का केस। अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट इंडियन लॉ में जो केस लॉज है वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज, जो कि 1965 का केस है। इसको हम एक छोटे से ऐसे ही समझ लेते हैं। एक स्मगलर था जो कि जर्मनी से आ रहा था, उसने जब लैंड किया इंडिया में तो उसके पास बहुत सारे अमाउंट में गोल्ड था और इसे फेरा के अंदर कॉन्फिस्केट कर लिया गया बाय द अथॉरिटी। हाई कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको कन्विक्ट किया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया था सीरास वर्सेस डी रेडजन का केस। इसको समझते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। मान लेते हैं कि स्मगलर इंडिया में आ रहा था और उसके पास गोल्ड था। इंडिया में गोल्ड लाने इंडिया में ऐसा लॉ था कि अगर कोई गोल्ड ला रहा है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और कुछ लिमिट थी कि इतने तक ही गोल्ड ला सकते हैं। इसके पास क्योंकि ज़्यादा गोल्ड था और इसने कोई कहीं भी इन्फॉर्म नहीं किया था, इसलिए इसके गोल्ड को जब्त कर लिया जाता है। फिर ये भी डिफेंस लेता है कि इसके पास इसको नो नॉलेज, इसके पास इस लॉ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी कि ऐसा कोई लॉ है। तो हाई कोर्ट ने इसको रिलीज़ कर दिया था क्योंकि इसका मेंस रिया नहीं दिख रहा था हाई कोर्ट को। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कन्विक्ट किया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मेंस फॉलो किया था सीराज वर्सेस डी रेडजन का केस और ये माना कि मेंस रिया अप्लाइड है, मेंस रिया इम्प्लाइड है इस ऑफेंस में, यानी कि मेंस रिया का होना ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन इन इंडिया, मेंस रिया किस तरीके से इंडिया में अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस इटसेल्फ कंटेन्स द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, ठीक है। जैसे कि अगर हम थेफ्ट की बात करते हैं तो थेफ्ट में ऑलरेडी लिखा है विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है। हर ऑफेंसेस में उनके बारे में हर एसेंशियल्स कॉन्स्टिट्यूट खुद ही लिखी हुई हैं, ठीक है। तो बीएनएस और आईपीसी में इसको हम 2 पार्ट में डील करते हैं। पहला तो जनरल एक्सेप्शंस में, दूसरा अदर प्रोविज़न में। जनरल एक्सेप्शंस में अगर कोई भी चीज़ आ जाती है, जनरल एक्सेप्शन यानी कि सेक्शन 14 से लेकर के 44 बीएनएस तक, अगर इसमें कोई भी चीज़ें आ जाती हैं तो वो लाइबिलिटी को निगेट कर देती है। और अदर प्रोविज़न में बात करेंगे हम इंडियन लॉ में देखेंगे तो अगर कहीं भी वॉल्यूंटरी लिखा है, नोइंगली लिखा है, रीज़न टू बिलीव, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, तो इन सब से हमें समझ में आता है कि ये मेंस रिया की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे मेंस रिया कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहले सेक्शन 147 बीएनएस, 124 ए ऑफ आईपीसी, किडनैपिंग, बाईगेमी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केसेस और पेटी ऑफेंसेस में। फिर हम देखेंगे इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये तीनों वर्ड और कौन सा ऐसा तो एलिमेंट है जो कि रिक्वायर्ड है ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने में। तो बीएनएस डील करता है इंटेंशन से, ना कि मोटिव, और मोटिव एक ज़रूरी नहीं है फॉर नॉट नेसेसरी फॉर रिक्वायरमेंट फॉर कन्विक्शन,
ठीक है। और ये ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2003 में बोला गया था। फिर वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सी में बोला गया कि मोटिव इज समथिंग विच प्रम्प्ट अ मैन टू फॉर्म एन इंटेंशन। इसको हम एक डेफिनेशन, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो कि कई दिन से भूखा प्यासा खाया पिया नहीं है, और ये जाता है, इसके पास पैसे भी नहीं है, नो मनी, इसके पास पैसे भी नहीं है कुछ खरीदने के लिए। तो ये जाता है एक शॉप पर और वहाँ से ये उठा लेता है कोई सामान, ठीक है। शॉप से कोई भी चीज़ खाने की उठा लेता है बिना पैसे दिए हुए और छुपके से। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो इसका दो चीज़ आती हैं, एक मोटिव आता है और एक आता है इंटेंशन आता है, ठीक है। इंटेंशन, तो मोटिव इसका क्या था उठाने का, क्योंकि ये भूखा था, इसके पास कोई भी नो मनी, इसके पास पैसे नहीं थे, और इसको कोई भी इंजरी पहुंचाना, इसका कोई कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था। और इंटेंशन की अगर हम बात करेंगे तो इंटेंशन इसका ये था कि उसी टाइम कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं बिना नॉलेज के कोई भी चीज़ मूव कर रहा हूँ डिसऑनेस्ट तरीके से, बिना उस पर्सन के कंसेंट से जिसके पोजीशन में वो चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंटेंशन है। फिर हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मोटिव और इंटेंशन। मोटिव देखिए एक रीज़न या ग्राउंड हो सकता है, किसी एक्शन को करने के लिए रीज़न हो सकता है जो उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड होता है, लेकिन यहाँ इंटेंशन होता है वो एक्टिव डिज़ायर होता है कि हमें मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। उस टाइम जब वो एक्ट कर रहे हैं उस टाइम जो हमारे माइंड में चीज़ें आ रही हैं, डिज़ायर है, वो इंटेंशन होता है। मोटिव होता है कि फीलिंग विच प्रॉम्प्ट द ऑपरेशन ऑफ विल, वही इंटेंशन होता है ऑपरेशन ऑफ विल डायरेक्टिंग एन ओवर्ट एक्ट। This motive does not basis of criminal liability, but yes, intention forms the basis of criminal liability. And the last one is what is knowledge. Knowledge is simply means the awareness of the consequences of the act. तो हमें ये समझ में आया इसमें कि हमें इंटेंशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और इंटेंशन ही कॉन्स्टिट्यूट करता है किसी भी ऑफेंस को, ठीक है, न कि मोटिव और नॉलेज। और कुछ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस या कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां हम देखेंगे कि इंटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, एक्ट खुद में ही क्राइम बन जाता है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखी, सबसे पहले हमने चीज़ें ये देखी कि क्राइम क्या होता है, ठीक है, क्राइम और उसके एसेंशियल्स। पहले हमने क्राइम देखा कि क्राइम क्या होता है, तो क्राइम में हमने उसकी डेफिनेशन जान ली, ये जान लिया कि इसको कहीं डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है। फिर हमने उसके एसेंशियल्स जान गए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी एक्ट को क्राइम बनाती है। फिर हमने मैगज़िम्स देख लिया, ठीक है, उसी पे बेस्ड 2 मैगज़िम्स हैं, यानी हमें समझ में आया कि सिर्फ काम करना क्राइम नहीं हो सकता जब तक कि हमारा माइंड भी गिल्टी ना हो। फिर हमने साथ ही साथ देख लिया स्कूल्स ऑफ थॉट्स देख लिए, मतलब कि 2 व्यू देख लिए मेंस रिया पे। एक व्यू के अकॉर्डिंग हम इसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करेंगे हर स्टैट्यूट को, और एक व्यू के अकॉर्डिंग मेंस रिया इम्प्लाइड होता है, यानी मेंस रिया का होना ज़रूरी है किसी भी ऑफेंस में। फिर हमने देख लिया कि किस तरीके से मेंस रिया एप्लीकेबल है इंडिया, यानी कि इंडिया में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पेनल प्रोविज़न्स में जो मेजर पेनल प्रोविज़न है वो है BNS, भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें हम जब भी बात करेंगे तो एक जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं, और एक अदर प्रोविज़न में वही हमारा वॉल्यूंट्री, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, नोइंगली, रीज़न टू बिलीव और एसेट्रा। और कुछ अदर लॉज भी होते हैं, अदर स्टैट्यूट भी होते हैं जो बात करते हैं ऑफेंसेस की। तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो उस स्टैट्यूट में खुद ही बताया गया है कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं किसी ऑफेंस के लिए, रिक्वायर्ड एलिमेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं। तो आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आया हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।